चलिए तो हम बात करते हैं महाराणा प्रताप के बाद जो अगले शासक आए हैं मेवाड़ में या सिसोदिया वंश में, वो थे महाराणा प्रताप के ही सबसे बड़े पुत्र, जिनका नाम था महाराणा अमर सिंह। तो हम बात करेंगे 14th रूलर ऑफ द सिसोदिया डायनेस्टी, या हम बोल सकते हैं 14th महाराणा या 14th राणा ऑफ द सिसोदिया डायनेस्टी। तो जो 14वें शासक बने वो बने महाराणा अमर सिंह। और इनका शासनकाल शुरू हुआ महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद से ही। इट मीन्स 1597 1597 से लेकर इन्होंने शासन किया जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई। इट मीन्स 1620 1620 तक। तो 1620 तक इन्होंने मेवाड़ के महाराणा के रूप में क्या किया है, शासन किया है। आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि जितना सम्मान और जितना शौर्य महाराणा प्रताप के लिए है या महाराणा प्रताप में था, उतना ही महाराणा अमर सिंह में भी था। महाराणा प्रताप के जब हम शौर्य की बात करते हैं तो उनके हर एक कदम पर, उनके हर एक कदम कदम पर उनके सहयोगी रहे थे कौन, महाराणा अमर सिंह। तो बिना डिस्कशन किए, बिना बात किए महाराणा प्रताप के शौर्य का बखान नहीं किया जा सकता है। किसके बिना, अमर सिंह के बिना। तो ही वॉज ऑल्सो द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द सिसोदिया डायनेस्टी। तो यह भी सिसोदिया वंश के एक महान और एक बहादुर सैनिक या योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के सबसे बड़े पुत्र, महाराणा प्रताप के कई पुत्र थे और उन पुत्रों में चूंकि रिवाज ये था, रिचुअल ये था कि जो सबसे बड़ा होगा वही शासक सबसे पहले बनेगा, इसलिए सबसे बड़े पुत्र थे अमर सिंह, इसलिए अमर सिंह ही क्या बने, अगले शासक के तौर पर जो है निर्धारित हुए। लेकिन जो कैपिटल थी उस समय पर वो चित्तौड़ में ही हुआ करती थी। इनिशियली लेवल पर आप लोगों ने डिस्कस किया है या हम लोगों ने पढ़ा है कि जो कैपिटल थी सिसोदिया डायनेस्टी की वो चित्तौड़ थी। लेकिन क्या हुआ कि जब राणा उदय सिंह का शासन शुरू हुआ तब मैंने आप लोगों को बताया है कि उसी समय पर अकबर ने टारगेट किया मेवाड़ को और 1567 के अप्रोक्स उसने अपनी सेनाओं को उनके चारों तरफ घेर लिया। चारों तरफ से घेर लिया किसे, राणा उदय सिंह यानी कि चित्तौड़गढ़ के किले को। और 4 महीने तक जब वो उस किले के चारों तरफ किलेबंदी में किले के आसपास रहा, उसकी सेना जब किले के चारों तरफ रही और फाइनली 4 महीने के बाद उसने किले को जीत लिया। और जब दोनों के बीच में युद्ध हुआ, राजपूत फोर्स और अकबर की सेना के बीच में, इसी दौरान या इससे पहले ही उदय सिंह अपने परिवार को लेकर, अपनी शाही परिवार को लेकर किसी दूर के स्थान पर चले गए थे और वहीं पर उन्होंने अपनी कैपिटल इस्टेब्लिश कर ली थी। क्लियर। और फिर उन्होंने फाइनली अपनी कैपिटल बना ली थी किसे, उदयपुर को। और उदयपुर शहर की स्थापना भी किसने की थी, उदय सिंह ने ही की थी। इसलिए अभी भी जो कैपिटल है वो क्या है, उदयपुर ही है। महाराणा अमर सिंह के समय पर भी कैपिटल क्या है, उदयपुर ही है। हालांकि कुछ समय जब महाराणा प्रताप जंगलों में या फिर पहाड़ियों पर भटक रहे थे और जब वो अपनी आर्मी को रीस्टेब्लिश कर रहे थे, उस समय कैपिटल बन गई थी चावंड या चावंद। तो महाराणा प्रताप ने कुछ समय के लिए कैपिटल किसे बना लिया था, चावंड को, और बाद में अगेन फिर कैपिटल बन गई थी क्या, उदयपुर। और अभी भी जो कैपिटल है वो क्या है, उदयपुर है। चलिए अब हम इनके समय पर कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध या कुछ इंपॉर्टेंट जो संघर्ष हुए हैं उनकी बात करते हैं। इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, इनका संघर्ष हुआ था जहांगीर के समय पर या जहांगीर के साथ, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ देवार। तो देवार का युद्ध, देखिए देवार की बात की जाए तो ये राजस्थान में ही अरावली की पहाड़ियों पर आने वाला एक इम्पोर्टेंट शहर है या एक इम्पोर्टेंट दर्रा भी है, पास भी है। इसी नाम से अरावली में एक दर्रा भी है, एक पास भी है। ठीक है, तो यहीं पर एक युद्ध लड़ा गया जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ देवार। अब देखिए क्या हुआ कि जब जहांगीर अकबर के स्थान पर, जब जहांगीर शासक बना या जहांगीर अगला मुगल बादशाह बना, और हमें पता है कि अकबर की मृत्यु 1605 यानी 1605 में हुई थी और लगभग 1606 में या 1606 में ही जहांगीर अगला मुगल बादशाह बना था। और जैसे ही जहांगीर मुगल बादशाह बना, वैसे ही
उसने 20,000 लोगों की या 20,000 सैनिकों की फोर्स भेज दी किसके ऊपर अटैक करने के लिए, मेवाड़ पर अटैक करने के लिए। और मेवाड़ पर उस समय रूल कर रहे थे कौन, महाराणा अमर सिंह। ये जो 20,000 की फोर्स भेजी गई थी, ये भेजी गई थी प्रिंस परवेज के नेतृत्व में। हालांकि उस सेना को लीड कर रहे थे आसफ खान। आसफ खान जो बहनोई थे जहांगीर के, तो आसफ खान उस सेना को लीड कर रहे थे जिसमें 20,000 की फोर्स थी। क्योंकि महाराणा अमर सिंह की बात करें तो इस युद्ध में महाराणा अमर सिंह ने अपना शौर्य दिखाते हुए जो मुगल सेना के एक कमांडर हुआ करते थे जिनका नाम था सुल्तान खान, उनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और फाइनली इस युद्ध में मुगलों को पुनः हार मिली है। इस हार का बदला लेने के लिए जहांगीर ने अगेन एक और फोर्स भेज दी 1608 में। तो पहली फोर्स भेजी थी 1606 में, सेकेंड फोर्स भेज दी गई 1608 यानी 1608 में। और इस सेना की अगर बात की जाए तो इस सेना को लीड कर रहे थे महावत खान। महावत खान को काफी योग्य सेनानायक माना जाता था मुगल सेना का। और इस युद्ध में महावत खान की सेना ने हालांकि पराजित कर दिया अमर सिंह को या अमर सिंह की सेना को, बट कोई भी अगर हम बात करें इसमें वो भले जीत गए हों लेकिन कोई भी चेंज या कोई भी डिसिसिव चेंज, कोई भी निर्णायक बदलाव नहीं कर पाए थे। इट मीन्स कि कोई भी चेंज नहीं हुआ था, हालांकि जीता माना जाता है मुगल फोर्स को। देन क्या हुआ, अगेन एक सेना भेजी गई, एक सेना भेजी गई किस पर अटैक करने के लिए, मेवाड़ पर अटैक करने के लिए शाहजहां के नेतृत्व में। शाहजहां जो प्रिंस थे उस समय पर, राजकुमार के तौर पर थे, शहजादे के तौर पर थे, तो शाहजहां के नेतृत्व में एक और फोर्स आई और उनका फिर अटैक हुआ महाराणा अमर सिंह पर। और इस अटैक में महाराणा अमर सिंह को बुरी तरह शिकस्त खानी पड़ी, यानी कि उनकी बुरी तरह हार हुई है। और इस हार में के साथ साथ काफी ज्यादा प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया मुगल्स के द्वारा। मेवाड़ की काफी प्रॉपर्टी क्या की गई, डैमेज की गई और डिस्ट्रॉय की गई। साथ ही कई सारे टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए गए और जो मेवाड़ के रीजन में जो विलेज थे, जो गांव थे, जो उन गांव में आग लगा दी गई। तो ये सारी घटनाएं, ये सारे इवेंट्स हुए हैं बैटल ऑफ देवार यानी देवार के युद्ध में। देखिए काफी ज्यादा जब संघर्ष होने लगे या काफी ज्यादा युद्ध होने लगे और उन युद्धों के बाद, उन बैटल्स के बाद जो रिसोर्सेस थे, जो प्रॉपर्टी थी और जो मेन पावर थी, इन सभी चीजों का धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन हुआ, धीरे धीरे वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ। और फाइनली काफी ज्यादा जब डिस्ट्रॉय हो चुके थे, जब काफी ज्यादा रिसोर्सेस खत्म हो चुके थे और जब महाराणा अमर सिंह को लगा कि अब हमारे पास ज्यादा रिसोर्स नहीं है, तब उन्होंने एक पीस ट्रीटी के ऊपर साइन करने में सहमति जाहिर की। और उन्होंने उनके शासनकाल के समय, इट मींस महाराणा अमर सिंह के शासनकाल के समय ही पीस ट्रीटी साइन की गई बिटवीन मुगल्स एंड द सिसोदिया डायनेस्टी। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मुगलों और राजपूतों के बीच, लेकिन राजपूत कौन से, सिसोदिया डायनेस्टी, इट मींस महाराणा प्रताप का वंश ने, जो महाराणा प्रताप कभी भी किसी भी शर्त पर डटे रहे, दबे नहीं किसके सामने, मुगलों के सामने। लेकिन उनके पुत्र को आखिरकार फाइनली एक पीस ट्रीटी के ऊपर साइन करना पड़ा, किसके साथ, जहांगीर के साथ। हालांकि उस ट्रीटी पर जहांगीर के बिहाफ में जो नेगोशिएशन किया वो किसने किया, उन्हीं के पुत्र जिसका नाम था शाहजहां। शाहजहां को खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अल्टीमेटली आफ्टर मेवाड़ वाज डिवास्टेटेड फाइनेंशियली एंड इन मेन पावर ड्यू टू सेवरल वॉर अगेंस्ट मुगल्स। तो ध्यान रखिए, अल्टीमेटली आफ्टर मेवाड़ वाज डिवास्टेटेड फाइनेंशियली एंड इन मेन पावर ड्यू टू सेवरल वॉर्स अगेंस्ट द मुगल्स, अमर सिंह थॉट इसके बाद जब ये काफी युद्ध हुए और काफी मेन पावर और फाइनेंशियल जो है डिस्ट्रक्शन हुआ या डिस्ट्रॉय हुआ, उसके बाद अमर सिंह ने ये विचार किया या अमर सिंह ने ये सोचा कि अब हमें एक पीस ट्रीटी पर साइन करना चाहिए। अमर सिंह थॉट इट प्रूडेंट टू स्टार्ट नेगोशिएशन विथ देम, और देन उन्होंने क्या किया है, एक पीस ट्रीटी के ऊपर साइन किया। हालांकि उन्हें एडवाइस किया गया, उन्हें सलाह दी गई, उनके जो काउंसिल के लोग थे, उनके जो सामंत थे, उनके जो सरदार थे, और साथ ही उनकी जो दादी माँ थी, इट मींस की ग्रैंड मदर ऑफ अमर सिंह। और आप लोगों को पता है कि ग्रैंड मदर का मतलब होगा कि महाराणा प्रताप की माँ, और हमें पता है कि महाराणा प्रताप की जो माँ थी उनका नाम हुआ करता था जयवंता बाई। और हमने
काफी डीप में काफी अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश की है महाराणा प्रताप के बारे में एवरीथिंग। महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? उदय सिंह, और उन्हीं की जो उदय सिंह की सबसे पहली जो पत्नी थी वो थी जयवंताबाई, और जयवंताबाई के ही पुत्र थे महाराणा प्रताप, जो उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे। और उदय सिंह की सबसे प्रिय जो पत्नी हुआ करती थी वो हुआ करती थी भट्टियानी, और भट्टियानी का एक पुत्र हुआ करता था जगमाल, जो शासक बनना चाहता था। तो देखिएगा यहाँ पर, तो किसके एडवाइस में, किसकी सलाह में? He was advised by his council and his grandmother who was जयवंताबाई। तो जयवंताबाई और अपने सामंतों की सलाह पर उन्होंने इस ट्रीटी पर क्या किया है? साइन किया है। अब देखिए इस ट्रीटी की अगर हम बात करें, इस ट्रीटी के कुछ खास बिंदुओं की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि इस ट्रीटी में काफी अपमानजनक जो है अनुबंध थे, अपमानजनक कोई प्रोविजन थे, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए ट्रीटी की आवश्यकता अगर सिसोदिया डायनेस्टी के रूलर्स को थी तो उससे ज्यादा जरूरत थी किसे? मुगलों को, क्योंकि मुगलों को इनसे भी ज्यादा क्या हुआ था? नुकसान हुआ था। मुगलों को इससे भी ज्यादा नुकसान हुआ था किनके साथ युद्ध लड़ने में? सिसोदिया डायनेस्टी के साथ, या फिर राणाओं के साथ युद्ध लड़ने में मुगलों को भी काफी नुकसान हुआ था। और वो खुद भी चाहते थे कि एक संधि होना चाहिए, एक शांति की ट्रीटी होना चाहिए। तो फाइनली ये ट्रीटी हुई किसके समय पर? किसके समकालीन या किसके शासनकाल के दौरान? तो आंसर होगा महाराणा अमर सिंह। और ये ट्रीटी हुई थी 1615 में। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से कि ड्यूरिंग द कि किस राजा के शासनकाल में, ड्यूरिंग द रूलिंग टाइम ऑफ विच रूलर अ पीस ट्रीटी वाज साइन बिटवीन द राजपूत किंगडम एंड द मुगल एम्पायर या मुगल किंगडम। तो किस शासक के शासनकाल में पीस ट्रीटी के ऊपर साइन किया गया था? तो आंसर होगा महाराणा अमर सिंह, एंड जो मुगल बादशाह थे उस समय वो थे जहांगीर। देखिएगा अब यहाँ पे ट्रीटी के कुछ पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस कर लें, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है जो एग्जाम में पूछे जाए, फिर भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। सबसे पहला पॉइंट ये है, द रूलर ऑफ मेवाड़ विल नॉट बी बाउंड टू प्रेजेंट विल नॉट बाउंड टू प्रेजेंट, यानी कि जो मेवाड़ के राणा होंगे, मेवाड़ के जो शासक होंगे वो बाउंड नहीं है, वो बाउंडेड नहीं है, उनके ऊपर ऐसी कोई जरूरी शर्त नहीं है कि वो मुगल दरबार में क्या हो? प्रस्तुत हो। तो ध्यान रखिएगा, द रूलर ऑफ मेवाड़ विल नॉट बी बाउंड टू प्रेजेंट हिमसेल्फ इन पर्सन एट मुगल कोर्ट, यानी कि उन्हें साक्षात मुगल दरबार में प्रस्तुत होने के लिए बाउंडेशन नहीं रहेगा। क्लियर? अ रिलेटिव ऑफ द राणा वेट अपॉन द मुगल इंपीरियर। इट मींस, इसका मतलब यह हुआ कि इन्हीं का कोई रिश्तेदार, महाराणा या राणा के परिवार का कोई भी रिश्तेदार उनके बिहाफ में वहां पर प्रस्तुत हो सकता है, यह शर्त थी। ठीक है, नेक्स्ट शर्त ये थी या नेक्स्ट कंडीशन ये थी, इट वॉज ऑल्सो एग्रीड, जो बात बोली थी महाराणा प्रताप ने कि हम किसी भी प्रकार से मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप यानी कि वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे मुगलों के साथ, वो शर्त बनी हुई थी। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड that the Rana of Mewar would not enter matrimonial relationship with the Mughals, यानी कोई भी वैवाहिक संबंध राणा और मुगलों के बीच में स्थापित नहीं किया जाएगा, जैसा कि महाराणा प्रताप कहते थे। ठीक है, तीसरी शर्त ये थी या तीसरी कंडीशन ये थी कि मेवाड़ वुड हैव टू कीप a force of 1500 horsemen in the Mughal service। मेवाड़ के शासक को या मेवाड़ में 1500 घुड़सवारों की एक सैन्य फोर्स, एक बटालियन अपने पास रखनी होगी, एक कैवेलरी फोर्स अपने पास रखनी होगी। कितने हॉर्समैन की? 1500। एक कंडीशन ये भी थी। और अगली कंडीशन ये थी कि चित्तौड़ एंड अदर मुगल ऑक्यूपाइड एरियाज ऑफ मेवाड़ वुड बी रिटर्न टू द राणा को चित्तौड़ और उसके आसपास का वो सारा क्षेत्र जो मुगलों ने क्या कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था, वो वापस करना होगा किसे? मेवाड़ को या फिर राणा को उसका क्षेत्र वापस करना होगा जो मुगलों ने क्या किया है? ऑक्यूपाई किया है। बट चित्तौड़ फोर्ट वुड नेवर बी रिपेयर्ड, लेकिन चित्तौड़ के किले को जो नुकसान हुआ था, जो उसमें डिस्ट्रॉय हुआ था,
उसे रिपेयर नहीं किया जाएगा। ये शर्त मुगलों की थी कि हम आपको किला वापस कर देंगे, वो सारे रीजन वापस कर देंगे जिसे हमने आधे कब्जा लिया था, लेकिन हम चित्तौड़ के किले का को रिपेयर नहीं करवाएंगे और ना ही करवाने देंगे। क्यों? इसका कारण ये था, द रीजन फॉर दिस, क्योंकि इसका रीजन ये था, द चित्तौड़ फोर्ट वॉज वेरी पावरफुल। चित्तौड़ का किला काफी पावरफुल था, काफी शक्तिशाली था और टेक्टिकली देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंस था उसका। इसीलिए मुगलों को इस बात का डर था कि हो सकता है कि आगे भविष्य में राणा के वंश के लोग या राणा जो है वो क्या कर दें, विद्रोह कर दें, और विद्रोह जब वो कर देंगे तो उनके लिए चित्तौड़गढ़ काफी महत्वपूर्ण होगा। और चूंकि अभी डिस्ट्रॉय है तो अभी इजीली उसे भेदा जा सकता है, और अगर इसका को रिपेयर कर दिया गया तो इसे भेद पाना मुश्किल होगा। और जैसा कि पहले भी कई बार किया जा चुका है, चित्तौड़ के आसपास मुगलों के द्वारा कई बार अटैक किया गया है और चित्तौड़गढ़ काफी सुरक्षात्मक किले के रूप में हमेशा निकल कर आया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर हम, अगला जो पॉइंट है, अगली जो कंडीशन है वो ये है, द राणा वुड बी गिवन अ मुगल रैंक। राणा को एक मुगल रैंक दी गई जो कि थी 5000 मनसब की। देखिए 5000 का मनसब प्रदान किया गया, ऐसा बोल सकते हैं। 5000 का मनसब प्रदान किया गया किसे? महाराणा अमर सिंह को या राणा को। देखिए मनसब जो होता है ना वो रैंक होती है। मनसब क्या होता है? रैंक होती है। मुगल शब्दावली में या मुगल टर्मिनोलॉजी में अगर हम बोले कि उन्हें 1000 का मनसब दिया गया, 2000 का मनसब दिया गया, इसका मतलब ये होता है कि 1000 के मनसब वाले की रैंक कुछ नीचे होगी, 5000 वाले की रैंक कुछ ऊपर होगी। तो ये एक रैंक होती है जो दी जाती थी मुगलों के द्वारा, और इस पद्धति को, इस सिस्टम को कहा जाता है मनसबदारी सिस्टम। इस मनसबदारी सिस्टम की बात की जाए तो इसे अप्लाई किया था अकबर ने। मनसबदारी प्रथा शुरू की थी किसने? अकबर ने। हालांकि हम इसे डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे अकबर या फिर मुगल डायनेस्टी। चलिए आगे चलते हैं। और अगली कंडीशन, तो काफी कंडीशन हमने पढ़ ली है, इतनी सारी कंडीशन थी। साथ ही देखिए कुछ सामंत हुआ करते थे, कुछ फिड्यूटरी हुआ करते थे राणा के या फिर मेवाड़ की किंगडम के, जिनमें नाम आता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो शासक थे वो एक प्रकार से फिड्यूटरी थे, वो रूलर्स थे किसके अंतर्गत? मेवाड़ के अंतर्गत। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि ये लोग इंडिपेंडेंट हो गए, स्वतंत्र हो गए अकबर के शासनकाल के समय, और उन्होंने अपना जो निष्ठा थी, उन्होंने अपना जो टैक्स था वो देना बंद कर दिया सिसोदिया या मेवाड़ डायनेस्टी को। लेकिन अब जब ये ट्रीटी हुई है, उस ट्रीटी में ये बात तय हो गई है कि बोथ द रूलर्स ऑफ डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा वंस अगेन बिकेम फिड्यूटरी ऑफ मेवाड़। तो मेवाड़ के पुनः वो फिड्यूटरी बन जाएंगे और पे करेंगे ट्रिब्यूट किसे? राणा को। क्लियर? तो इस तरह की शर्तें थी। अब ये सारी शर्तों के ऊपर सिग्नेचर हो चुके हैं, दोनों ही किंगडम इसके ऊपर एग्री हो चुकी है। फाइनली क्या हुआ? जब अमर सिंह प्रस्तुत हुए या अमर सिंह गए कहां? अजमेर गए। किससे मिलने के लिए? जहांगीर से मिलने के लिए। फाइनली अमर सिंह वेंट टू मीट जहांगीर एट अजमेर। फाइनली क्या हुआ? अमर सिंह अजमेर गए। और आप लोगों को पता है अजमेर एक समय पर कैपिटल हुआ करती थी किसकी? अजमेर एक समय पर कैपिटल हुआ करती थी किसकी? अजमेर कैपिटल हुआ करती थी पृथ्वीराज चौहान की। और हमें पता है कि पृथ्वीराज चौहान बिलोंग करते हैं किस डायनेस्टी को? पृथ्वीराज चौहान बिलोंग करते हैं चहमान डायनेस्टी या चहमान ऑफ सखम्भरी। और उसी वंश के एक शासक ने स्टेब्लिश किया था अजय मेरू या अजमेर शहर। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, जो टॉपिक आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, उनके बारे में बार बार क्वेश्चन आएंगे, उनके बारे में बार बार जिक्र किया जाएगा। और वही टाइम होगा, वही मुद्दा होगा, वही पॉइंट होगा जब आप चीजों को क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। क्लियर? तो ध्यान रखिए, अब आपका काम है कि आप पन्ने पलट कर पूरा रिवाइज कर लें। कौन सी डायनेस्टी? चहमान डायनेस्टी। और चूंकि हमें पता है चहमान डायनेस्टी जिसके संस्थापक कौन हुए थे? वासुदेव। क्लियर? और फिर चहमान डायनेस्टी के ही आखिरी रूलर कौन हुए और महत्वपूर्ण रूलर कौन हुए और शक्तिशाली शासक कौन हुए हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी क्या हुआ? लेटर फाइनली अमर सिंह वेंट टू मीट जहांगीर एट अजमेर। तो वो मिलने गए जहांगीर से अजमेर में। ही वॉज गिवन अ वार्म वेलकम बाय मुगल इंपीरियर। मुगल शासक ने या मुगल इंपीरियर ने उनका एक बार वेलकम किया, काफी गर्मजोशी से स्वागत किया। and the territories around Chittod along with the Chittod fort were given to him
या वर गिवन बैक टू मेवाड़ एज अ गुडविल गेस्चर। तो एक अगर हम बात करें कि एक गुडविल गेस्चर के रूप में, एक सद्भावना के रूप में जब ये गए वहां पर, तो उनका पहले तो काफी गर्मजोशी से स्वागत किया गया, और एक सद्भावना के रूप में चित्तौड़ और साथ ही चित्तौड़ का किला और आसपास के सारे क्षेत्र दे दिए गए किसे, मेवाड़ के शासक महाराणा अमर सिंह को, और कह दिया गया है कि अब आप यहाँ के शासक हैं और आप यहाँ पे शासन करिए आराम से, आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, कोई अटैक नहीं होगा, या कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे मदद करने के लिए। इस तरह की ट्रीटी या इस तरह की संधि पर साइन किया गया। हाउएवर उदयपुर इज रिमेन्ड द कैपिटल ऑफ मेवाड़, और पर उस समय पर भी कैपिटल क्या रही, चित्तौड़ मिल जाने के बाद भी कैपिटल क्या रही, उदयपुर ही रही। ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हमने डिस्कस किया है 14th महाराणा या 14th राणा ऑफ सिसोदिया डायनेस्टी, और हमें पता है कि 13 जो राणा थे वो थे सबसे महान, सबसे महत्वपूर्ण जो थे महाराणा प्रताप। अब इनके बाद हम बात करेंगे 15th जो रूलर हुए हैं इस डायनेस्टी के, 15वें जो शासक हुए हैं या 15वें जो राणा हुए हैं वो हुए हैं अमर सिंह के ही पुत्र, जिनका नाम हुआ करता था करण सिंह द्वितीय। तो अब शासन शुरू हुआ करण सिंह सेकंड का या करण सिंह द्वितीय का, या हम बोले महाराणा करण सिंह। So now we are going to discuss about the Maharana Karan Singh who ruled from 1620 to 1628. अपने पिता की मृत्यु के बाद से ही इन्होंने रूल शुरू कर दिया और 1620 से लेकर 1628 तक मेवाड़ पर शासन किया है। ठीक है, देख लेते हैं कुछ खास पॉइंट। ही वॉज वन ऑफ द सन ऑफ महाराणा अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह के ही एक क्या थे, ये पुत्र थे। एंड द ग्रैंड सन ऑफ महाराणा प्रताप, और साथ ही महाराणा प्रताप के क्या थे, पोते थे। ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप के पोते हैं, ऑब्वियसली अगर उनके पुत्र हुए तो वो महाराणा प्रताप के क्या हुए हैं, पोते ही तो होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए ठीक है, ये तो हो गए बात की किस तरह से रिलेटिव है, इनके क्या रिलेशनशिप है वो हमने पढ़ लिया। ही सक्सीडेड हिज फादर ऑन 26th of January 1620, ये अपने पिता के स्थान पर शासक बने 26 जनवरी 1620 को एट द एज ऑफ 36 ईयर, यानी 36 वर्ष की उम्र में ही ये शासक बन चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट, ही प्रेसिडेड इन रिलेटिवली पीसफुल times and मेवाड़ prospered under his rule, यानी इनके समय पर अगर हम बात करें रिलेटिवली, अगर बात की जाए अदर रूलर्स की कंपेरेटिवली अगर बात की जाए तो इनके समय पर काफी शांति रही मेवाड़ में, और साथ ही संपन्नता भी रही। तो शांति और संपन्नता का दौर रहा किसका, महाराणा करण सिंह का शासनकाल। इस समय पर मेवाड़ में शांति और समृद्धि यानी पीस एंड प्रोस्पेरिटी रही इनके शासनकाल के समय, यानी कोई युद्ध या किसी प्रकार की परेशानी इनके समय पर नहीं हुई। ही ऑल्सो रिनोवेट रनकपुर टेम्पल, इन्होंने रनकपुर मंदिर का पुनरुद्धार या जीर्णोद्धार कराया 1621 में। तो ध्यान रखिएगा, एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है रनकपुर। रनकपुर या रणकपुर टेम्पल को क्या कराया था, रिनोवेट कराया था, उसका जीर्णोद्धार कराया था। किसने कराया था, महाराणा करण सिंह ने। तो इतनी चीजें हैं, इतनी ही बातें हैं जो हमें डिस्कस करना था करण सिंह के बारे में। चलिए, तो हम बात करेंगे अगले शासक की जो होंगे सिसोदिया डायनेस्टी के।